हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो यार, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट। सो इसका भी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि जिस बुक का मैं रेफरेंस ले रहा हूं उसके राइटर हैं डॉक्टर के एस नारायण रेड्डी और डॉक्टर ओ पी मूर्ति। और ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारे कॉलेज में यूज़ होता है, चाहे आप BAMS के स्टूडेंट हो या फिर आप BHMS के स्टूडेंट हो या फिर MBBS के स्टूडेंट हो। ये बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, जो कि है पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो चैप्टर 1 में कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया गया है फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक, इस बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, बट अगर आप देखो तो काइंड ऑफ लेंदी हो जाता है, थोड़ा हॉच वॉच हो जाता है। सो इफ़ यू विल सी, तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग टाइप है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज पूरा सर के ऊपर से जाने वाला है। और पहला चैप्टर है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप शुरू से ध्यान नहीं देते हो तो काइंड ऑफ टफ हो जाता है, इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। सो मैं इसका डेफिनेशन, ये सब हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आप बुक को चाहो तो बाद में देख सकते हो, हर पैराग्राफ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और नोट्स भी प्रोवाइड किया है। सो नोट्स के तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन, मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है। सो इसके डेफिनेशन की बात करें, सो फॉरेंसिक मेडिसिन इज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू हेल्प द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मीन्स ये डेफिनेशन है फॉरेंसिक मेडिसिन का। ये क्या है, क्या रहा है, ये बोल रहा है कि मेडिकल नॉलेज को लॉ या कानून की हेल्प के लिए यूज़ करना ही फॉरेंसिक मेडिसिन है। ठीक, क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन, क्या है, मेडिकल नॉलेज को लॉ कानून की हेल्प के लिए यूज़ करना ही फॉरेंसिक मेडिसिन है। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो पहला जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, ए मर्डर ऑकर्स। ठीक है, सो डॉक्टर क्या करेगा उसमें, डॉक्टर हेल्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। दूसरा मान लो पॉइजनिंग केस है, सो डॉक्टर आइडेंटिफाइज द पॉइजन। ठीक, थर्ड वन इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सो डॉक्टर वाट, मतलब डॉक्टर का क्या काम है, सो डॉक्टर हेल्प इन एग्जामिन्स द एंड रिपोर्ट इंजरीज। मीच मीन्स अगर हम तीनों एग्जाम्पल को डिटेल में समझें तो होता क्या है, मान लो मर्डर हुआ है, ठीक है, डॉक्टर बताएगा कि डेथ कैसे हुआ है। ठीक है, सो डॉक्टर का काम क्या है कि मर्डर हुआ है तो डेथ हुआ कैसे है, कि मर्डर किस तरीके से किया गया है। मान लो कुछ पॉइजनिंग केस है, किसी ने पॉइजन दिया गया है, किसी को पॉइजन दे दिए हैं। ठीक है, सो डॉक्टर पॉइजन को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा पॉइजन दिया गया है, ओपी पॉइजनिंग है, ठीक है, सल्फास दिया गया है या फिर काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड है, कौन सा पॉइजनिंग है वो डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करेगा। मान लो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, सो डॉक्टर इंजरी को रिपोर्ट देगा कि मतलब किस टाइप का इंजरी है, क्या इंजरी है, सर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, वो डॉक्टर का काम है उसको आइडेंटिफाई करना, एग्जामिन करना। ठीक है, सो अब समझ गए कि फॉरेंसिक मेडिसिन होता क्या है। आप इसको नोट डाउन करते जाना, बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको लगेगा, ये देखो यही पैराग्राफ है, कितना बड़ा इसमें दिख रहा है, उतना कुछ डिटेल में आपको नहीं दिख रहा है, बट वही चीज़ मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ना वन लाइनर में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इसको एग्जाम के टाइम या फिर वाइवा के टाइम पूछ देता है तो वन लाइनर में मैंने बताया है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। मेडिसिन यूज्ड फॉर लॉ इक्वल्स टू फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सब आप नोट डाउन करते जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब व्हाट इज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, मतलब मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। ठीक, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस डील विद द लीगल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डॉक्टर। ठीक, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस डील्स विद द लीगल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डॉक्टर। मतलब ये डेफिनेशन बोल क्या रहा है, डॉक्टर के लीगल राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्टडी ही कहलाता है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या कहलाता है, फिर से समझना, डॉक्टर के लीगल राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो स्टडी होता है उसी को हम कहते हैं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखो, कंसर्ट लेना हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप कैसा है,
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये सब जो चीज एग्जांपल है वो किस में आती है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, वन लाइनर जैसा कि मैंने बताया, वन लाइनर मैंने सब में ऐड किया है जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। सो लॉ रिलेटेड टू मेडिकल प्रैक्टिस इक्वल्स टू मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस, फोरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहला पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक, अप्लाइज टू मेडिसिन टू लॉ। ठीक, दूसरा हेल्प कोर्ट सॉल्व केसेस। ठीक, तीसरा मर्डर पॉइजनिंग इंजरीज। ठीक, अब हम आ जाते हैं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस देखेंगे और उससे पहले हम समझते हैं फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, सो पहला जो है इसमें क्या है, अप्लाइज मेडिसिन टू लॉ। ये कहना क्या चाह रहा है, लॉ को मेडिकल हेल्प देना। ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन का जो पहला पॉइंट है, लॉ को मेडिकल हेल्प देना। ठीक है, दूसरा हेल्प्स कोर्ट, यहाँ टू होगा, कोर्ट्स टू सॉल्व केसेस। ठीक है, सो ये क्या कहना चाह रहा है, क्राइम के केसेस में यूज। ठीक है, मतलब जैसे हेल्प करना, कोर्ट को हेल्प करना कि क्राइम का केस में यूज होता है ना, उसको हेल्प करना। ठीक है, तीसरा इसके एग्जाम्पल हैं ये सब। ठीक है, मर्डर हो गया, पॉइजनिंग हो गया, ये इंजरीज हो गया, ये सब डिफरेंसेस आते हैं किसमें, फोरेंसिक मेडिसिन में। पहला पॉइंट क्या है, लॉ को मेडिकल हेल्प देना, दूसरा है क्राइम केस में यूज। ठीक है, जैसे कि कोर्ट को हेल्प करता है केस में, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो गया, मर्डर पॉइजनिंग इंजरीज। ठीक है, अब आ जाते हैं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, पहला है इसमें डील विथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डॉक्टर, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, गोवर्स मेडिकल प्रैक्टिस, तीसरा है कंसर्न नेग्लिजेंस इथिक्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, डॉक्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, डॉक्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा है मेडिकल प्रैक्टिस के रूल्स। ठीक है, तीसरा है कंसर्न नेग्लिजेंस इथिक्स। ये जो है, ये लास्ट वाला पॉइंट ये है एग्जाम्पल। ठीक है, सो डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मेडिकल फोरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। सो ये मतलब जो ऊपर में हमने समझा उसी को मैंने छोटे छोटे पॉइंट में यहाँ पे लिखा है। सो मैं तो कहूँगा यार कि आप ये जो मैंने डेफिनेशन बताया उसी को समझो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। अगर आप डिफरेंस बिटवीन देखोगे ना इसका तो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप लग सकता है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज फोरेंसिक पैथोलॉजी। फोरेंसिक पैथोलॉजी होता क्या है, सो डेफिनेशन की बात करें तो फोरेंसिक पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सस्पिशियस सडन वायलेंट एंड अननेचुरल डेथ। मतलब अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ का स्टडी कहलाता है फोरेंसिक पैथोलॉजी। क्या है फोरेंसिक पैथोलॉजी, अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ का स्टडी ही कहलाता है फोरेंसिक पैथोलॉजी। ठीक, मेन फंक्शन इसके क्या होते हैं, डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, डिटरमाइन द मैनर ऑफ डेथ। मतलब डेथ का कॉज पता करना, डेथ का कॉज पता करना, और दूसरा डेथ का मैनर पता करना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, ए डेड बॉडी इज फाउंड। ठीक, सो डॉक्टर क्या करेगा, उसका डॉक्टर डिटरमाइंस कॉज ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, मतलब मान लो एक आदमी डेड मिला, ठीक है, डॉक्टर देखेगा, उसके बाद बताएगा कॉज ऑफ डेथ, मान लो जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, पॉइजनिंग हो गया, या फिर कोई बंदूक से गन शॉट मार दिया। ठीक है, तो ये हो गया कॉज ऑफ डेथ। ठीक, मैनर ऑफ डेथ कैसे हो सकता है, मैनर ऑफ डेथ कैसा है, सुसाइड हो सकता है, मर्डर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब समझे। ठीक, तो फोरेंसिक पैथोलॉजी में क्या होता है, अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ का स्टडी। ठीक है, सो डेथ का कॉज पता करना या फिर डेथ का मैनर। ठीक है, सो डेड बॉडी को लाया जाएगा तो डॉक्टर देखेगा, फिर बताएगा कि वो कॉज ऑफ डेथ है या मैनर ऑफ डेथ है। ठीक है, मतलब हार्ट अटैक से मरा है कि सुसाइड से मरा है। ठीक है, सो ये डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, सो वन लाइनर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ इक्वल्स टू फोरेंसिक पैथोलॉजी। मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करना, डेथ कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्या कारण की वजह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मेडिकल इथिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, एग्जाम में भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में भी आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। ठीक है, सो अब समझना ये होता क्या है। ठीक है, सो मेडिकल इथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड ए डॉक्टर्स कंडक्ट। मतलब समझना ये होता क्या है। ठीक है, डॉक्टर को मोरली कैसे बिहेव करना चाहिए, वो जो तरीका है उसी को कहा जाता है मेडिकल इथिक्स। ठीक है, डॉक्टर को मोरली कैसे बिहेव करना चाहिए, किसी के सामने, पेशेंट के सामने किस तरीके से बात करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो सब कहलाता है मेडिकल इथिक्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल अब हम देखते हैं,
maintaining patient confidentially, treating all the patients equally, acting in patient's best interest, एक्टिंग इन द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है समझते हैं। ठीक है, सो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें है पेशेंट की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, मतलब पेशेंट की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना। ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं करना या बताना नहीं, चुपचाप उसको सीक्रेटली रखना। ठीक, ट्रीटिंग ऑल पेशेंट्स इक्वली, सब पेशेंट को इक्वल ट्रीट देना, मतलब कोई वीआईपी नहीं देना, किसी को गरीब के जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, पेशेंट को पेशेंट के जैसे ट्रीट करना चाहिए, सभी पेशेंट डॉक्टर के सामने इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तीसरा तीसरा का मतलब है पेशेंट को पेशेंट का भला करना, मतलब एक्टिंग इन द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब पेशेंट का भला करना चाहिए। डॉक्टर का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, पेशेंट के हित में होना चाहिए, मतलब पेशेंट का भला होना चाहिए, उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए डॉक्टर को। ठीक, सो व्हाट इज मेडिकल एथिक्स, अब समझ गए आप क्या होता है कैसे होता है। वन लाइनर की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मोरल ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर इक्वल्स टू मेडिकल एथिक्स। ठीक है, मोरल ड्यूटीज डेफिनेशन अपन समझ चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर को मोरली कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, सो यहीं पे वन लाइनर लिखा हुआ वाइवा में पूछ देता है। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं व्हाट इज मेडिकल एटिक्वेट। ठीक है, ये टर्म जो है बार बार आपको सुनने को मिलेगा फोरेंसिक में, ये जो वर्ड है एटिक्वेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन। मेडिकल एटिक्वेट रिफर्स टू द रूल ऑफ courtesy and professional behavior among doctors। ठीक है, सो अब हम समझते हैं ये मतलब इसका क्या होता है डेफिनेशन का। डॉक्टर के बीच courtesy और रेस्पेक्ट के रूल्स, ठीक है, यही कहलाते हैं मेडिकल एटिक्वेट्स। ठीक, समझे डेफिनेशन, डॉक्टर्स के बीच courtesy और रेस्पेक्ट के रूल को ही कहा जाता है मेडिकल एटिक्वेट्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में इसका है रिक्वेस्टिंग कलीग्स नॉट क्रिटिसाइजिंग अनदर डॉक्टर्स इन फ्रंट ऑफ ए पेशेंट, मतलब तो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सीनियर का रेस्पेक्ट करना। ठीक है, दूसरे डॉक्टर्स की बुराई पेशेंट के सामने ना करना। सो ये जो एग्जाम्पल है ये किसके अंदर आता है, मेडिकल एटिक्वेट्स के अंदर। ठीक है, वन लाइनर की बात करें तो प्रोफेशनल मैनर एमंग डॉक्टर्स इक्वल्स टू मेडिकल एटिक्वेट्स। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आर्म ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। आर्म पढ़ रहा हूँ यार, एनाटॉमी पढ़ पढ़ के मेरा ही बेजा फ्राई हो गया। एम ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, मतलब एम तो समझ गए कि क्या गोल है। ठीक है, मेन एम क्या है, ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन का, टू फाइंड आउट द ट्रूथ। क्या है, ठीक, टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ठीक, अब समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना ना यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब एग्जाम में ना 20 मार्क्स में भी एक दो बार आए हैं। ठीक है, सो इतना बड़ा टर्म नहीं है, बट आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। सो इसको थोड़ा देख सकते हो, काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट ही कह लो, एकदम इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा बट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट ही है ये। ठीक है, सो आप देख सकते हो इसको। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। मेन एम क्या है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा है, पहला जो टर्म है, नॉट प्रोटेक्ट एनीवन, नॉट एक्यूज एनीवन अनफेयरली। ठीक है, तो डॉक्टर का काम के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो टर्म्स यहाँ पे है डॉक्टर के काम को लेकर बोला जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर का काम किसी को बचाना नहीं है, किसी को फंसाना नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पे प्रेजेंट ओनली द फैक्ट एंड ट्रूथ, जो फैक्ट है और जो सच्चाई है उसी को रिप्रेजेंट करना है डॉक्टर का काम। ठीक है, एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, ए डॉक्टर मस्ट गिव एन ओपिनियन बेस्ड ओनली ऑन एविडेंस, मतलब डॉक्टर को कोर्ट में बस एविडेंस के बेसिस पर बोलना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है, जो एविडेंस में है उसी को डॉक्टर को कोर्ट के सामने बोलना है। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हो इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7 नंबर, जो कि है व्हाई इज डॉक्टर कॉल्ड टू कोर्ट, मतलब डॉक्टर को क्यों कोर्ट में बुलाया जाता है। ठीक है,
सो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है। डॉक्टर में अपेयर एज ऑर्डिनरी विटनेस, मेडिकल विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, सो ये ऑर्डिनरी विटनेस क्या है? ठीक है, सो ऑर्डिनरी विटनेस में हम देखते हैं ए पर्सन हु पर्सनली सो एन इंसिडेंट, एग्जाम्पल द डॉक्टर विटनेस एन एक्सीडेंट। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा समझते हैं। जो इंसिडेंट खुद देखा हो, ठीक है, जैसे कि मान लो डॉक्टर ये जिसने मतलब खुद ये इंसिडेंट को देखा है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है डॉक्टर विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, डॉक्टर ने एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा हो। ठीक है, सो इसलिए ऑर्डिनरी विटनेस बनाकर डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेडिकल विटनेस। ठीक है, सो मेडिकल विटनेस में क्या है? डॉक्टर हु ट्रीटेड द पेशेंट, एग्जाम्पल द डॉक्टर ट्रीट एन इंजर्ड विक्टिम। ठीक है, सो अब इसको समझते हैं। डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट किया हुआ हो। ठीक है, एग्जाम्पल इंजरी का ट्रीटमेंट किया था उस डॉक्टर ने। ठीक है, तो उस ट्रीटमेंट के सिलसिले में डॉक्टर को कोर्ट में जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, सो ए डॉक्टर हु गिव ए साइंटिफिक मेडिकल ओपिनियन, एग्जाम्पल द कोर्ट आस्क वेदर एन इंजरी इज ड्यू टू मर्डर, सुसाइड और एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट विटनेस माना जाता है उस टाइम उस डॉक्टर को। ठीक है, जैसे कि मेडिकल ओपिनियन देने के लिए, ठीक है, कि कुछ मेडिकल ओपिनियन चाहिए या फिर देना हो। ठीक है, सो दैट इन दैट केस एक्सपर्ट विटनेस रिक्वायर होता है कोर्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लेते हैं यहाँ पे जैसे जो दिया हुआ है। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक, ये इंजरी मर्डर की लगती है या एक्सीडेंट की। सपोज मान लेते हैं ये जो मान लो एक मर्डर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मर्डर का है कि एक्सीडेंट का है कि सुसाइड का है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? वहाँ पे एक एक्सपर्ट का नीड होता है कि वो देख के बताएगा। बोलते हैं ना सीआईडी में दया, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो वही वाला काम करेगा वहाँ पे एक एक्सपर्ट डॉक्टर। ठीक है, सो ये 3 आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, ठीक है, 5 नंबर वाले में आता है, पहले बता दे रहा हूँ एक्सपर्ट यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपर्ट विटनेस में आप यहाँ पे देखोगे ए पर्सन हु प्रोवाइड साइंटिफिक ओपिनियन बेस्ड ऑन स्पेशल नॉलेज। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड मेडिकल विटनेस। क्वालिटीज ऑफ ए गुड मेडिकल विटनेस। ठीक है, सो क्या क्या अच्छे अच्छे क्वालिटी होने चाहिए एक अच्छे मेडिकल विटनेस में। ठीक है, सो डॉक्टर को होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ट्रूथफुल होना चाहिए, मतलब एकदम सच्चा वाला होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और, ये गोल्डन रूल है, इसको याद कर लेना। ठीक, कभी कभी 5 नंबर वाले में आ जाता है, टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। मतलब समझ गया मीनिंग क्या है? जितना पता है उतना बोलो, मतलब डू नॉट एट एनीथिंग, डू नॉट हाइड एनीथिंग, स्टेट ओनली व्हाट इज ट्रू। ठीक है, मतलब जितना पता है उतना बोलो, गलत ऐड मत करो, कुछ छुपाओ मत। ठीक, सीधा सा रूल है, टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड द नथिंग बट द ट्रूथ। ठीक, मतलब तो समझ ही गया, जितना पता है उतना बोलो, गलत ऐड मत करो, कुछ छुपाओ मत। ठीक, सो ये आता है गोल्डन रूल के नाम से है ये चीज, ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये गोल्डन रूल वाला चीज दिमाग में बैठा लो एकदम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट शुड ए डॉक्टर अवॉइड। ठीक, डॉक्टर को मतलब क्या करना नहीं चाहिए। ठीक, गेस वर्क, टेकिंग साइड्स, इमोशनल जजमेंट, मतलब गेस नहीं लगाना है। ठीक, बिल्कुल भी नहीं लगाना है गेस। ठीक, साइड वाइड नहीं लेना है, किसी का भी साइड नहीं लेना है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, एक चीज और इसमें है जो मैंने ऐड नहीं किया है, पुलिस या एक्यूज्ड की साइड नहीं लेना है। ठीक है, सो एग्जांपल में आप समझना। ठीक है, इफ पुलिस प्रेशर ए डॉक्टर टू कॉल ए डेथ मर्डर। ठीक, मतलब पुलिस ने बोला डॉक्टर साहब को कि मर्डर ही लिख दीजिए, तो डॉक्टर नहीं, एविडेंस जो बोलेगा वही लिखेंगे हम। ठीक, तो मतलब पुलिस कितना भी बोले कि डॉक्टर साहब मर्डर ही लिख दीजिए, मर्डर ही है, पर डॉक्टर को सीधे बोलना है नहीं भैया, एविडेंस जो बोलेगा हम वही लिखेंगे। ठीक, तो ये दिमाग में याद रखो, इसको नोट डाउन नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस दिमाग में भेजे में घुसा लो
कि क्या क्या अवॉइड करना है डॉक्टर को, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस, ठीक, बहुत सारा वेब सीरीज देखते हैं ना, तो उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस का भी रोल दिखाया है। बस इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस बुक में ही नहीं होता है, वेब सीरीज में भी है, पर वेब सीरीज में इतना ध्यान ही कौन देता है, मजा आता है आजकल, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं इसके एविडेंस से, सॉरी डेफिनेशन से। एविडेंस दैट इज प्रॉपरली ऑब्जर्व, प्रिजर्व एंड इंटरप्रिटेड कैन बी करेक्टेड इफ नेसेसरी, ठीक है। मतलब एविडेंस को ऑब्जर्व करना प्रॉपरली, प्रिजर्व करना प्रॉपरली और इंटरप्रेटेड प्रॉपरली कैन ऑलवेज बी करेक्टेड, ठीक। मतलब इसका क्या, एविडेंस का रूल क्या है, अगर मान लो कि एविडेंस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना, प्रिजर्व करना, ठीक है, अगर ये कहीं जहाँ एविडेंस को रखा जाता है ध्यान नहीं दिया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एविडेंस के बेसिस पे ही कुछ भी जजमेंट बनता है किसी भी एक्यूज्ड का या फिर जो भी है परेशान उसका, ठीक है। अगर एविडेंस ही गुम जाएगा तो फिर क्या ही मतलब होगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ समझते हैं, लॉस्ट एविडेंस कैन बी रिकवर्ड, कैन नेवर बी रिकवर्ड, ठीक है। मतलब जो एविडेंस लॉस्ट हो गया है वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि भैया एविडेंस तो एविडेंस है, घूम गया तो कहाँ से रिकवर हो पाएगा, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सो एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं। इफ ए पॉइजन सैंपल इज डिस्ट्रॉयड लेटर एनालिसिस बिकम इम्पॉसिबल, मतलब पॉइजन सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक, अब बाद में रिकवर नहीं होगा, इसलिए एविडेंस को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस क्या है, ठीक है। कभी कभी वाइवा में भी पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसमें ये एक आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस क्या है, मैं ज़्यादा इसमें हौच पौच करके नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक, आप समझ लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए फोरेंसिक एक्सपर्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इस टर्म में, इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट और ये जो डॉक्टर कोल्ड कोट, मतलब सॉरी ये वाला ऑनेस्ट वाला जो बताया था ना, ये क्वालिटीज़ वाला, ठीक, इन दोनों में ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस पे हौच पौच मत करना, उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है कि दिमाग में प्रेशर पड़ने वाला है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट। 3 इंपॉर्टेंट पावर होते हैं, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ डिडक्शन, पावर ऑफ विजडम, विच मीन्स, ठीक है, क्या है, ठीक, एबिलिटी टू नोटिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब चीज़ों को ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, मतलब एकदम स्कैन कर लेना, मतलब स्कैन नहीं करना है, बात समझो, ठीक है, चीज़ों को ध्यान से देखना, उसी को कहते हैं हम पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ डिडक्शन, मतलब एबिलिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मतलब समझ गए होगे, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालना ही कहा जाता है पावर ऑफ डिडक्शन, ठीक। तीसरा है पावर ऑफ विजडम। पावर ऑफ विजडम क्या है, एबिलिटी टू मेक साउंड जजमेंट्स, ठीक, मतलब सही जजमेंट लेना, ठीक, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ विजडम। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पावर होता है किसी, मतलब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वाई इज मेडिसिन नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक, मेडिसिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्यों, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, मतलब हर इंसान अलग होता है, बात तो सही है, हर इंसान अलग होता है। एग्जाम्पल, द सेम मेडिसिन में वर्क डिफरेंटली इन डिफरेंट पेशेंट, एक मेडिसिन किसी पर कम काम करती है तो किसी पर अधिक काम करती है, ठीक, ये तो बात सही है। इसीलिए देयरफॉर मेडिसिन इज ए साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट ए एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, इसको कह सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है मेडिसिन इज ए साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, मतलब साइंस को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ना कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ठीक है, ये तो बात सही है। सो इसमें कहना क्या चाह रहा है उसको हम ध्यान से समझते हैं कि हर इंसान अलग होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक दवा है, किसी पर कम काम करती है तो किसी पर अधिक काम करती है, इसीलिए इसीलिए
साइंस को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ना कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। ठीक, समझ गए? बस ये समझने के लिए, ये एग्जाम में भी नहीं आता है, तो इसको बस समझ लो। ठीक, अब हम आ जाते हैं डिफरेंस। ठीक है, डॉक्टर और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन ए डॉक्टर एंड ए लॉयर। ठीक है, सो डॉक्टर क्या, सर्च एज फॉर साइंटिफिक ट्रूथ। ठीक, रिलीव्स ऑन एविडेंस। दूसरा, लॉयर क्या करता है, डिपेंड्स द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, सो मतलब डॉक्टर का काम क्या है यहाँ पे, ठीक है, साइंटिफिक सर्टेनिटी ढूंढता है। ठीक है, लॉयर क्या करता है, अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है। ठीक, सो ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डॉक्टर के अंदर। मतलब डॉक्टर का काम ही एकदम हट के हो जाता है, और लॉयर का तो भैया एकदम चूना लगाने वाला काम हो जाता है, मतलब अपने क्लाइंट को ही डिफेंड करता है वो। ठीक, बट डॉक्टर क्या करता है, साइंटिफिक सर्टेनिटी ढूंढता है, मतलब हमेशा वो साइंटिफिक तरीके से को ही, साइंटिफिकली चीज़ों को ही ढूंढते रहता है। ठीक है, सो ये जो है दूसरा, मतलब इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर, स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए मेडिकल एक्सपर्ट। क्या क्या स्किल रिक्वायर होते हैं मेडिकल एक्सपर्ट के अंदर। ठीक है, पहला है क्लिनिकल स्किल। ठीक, क्लिनिकल स्किल के अंदर आ जाएगा यार, मान लो हिस्ट्री लेना, ठीक है, एग्जामिनेशन करना, यही सब आ जाएगा क्या, क्लिनिकल स्किल के अंदर। ठीक है, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन स्किल। ठीक, छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ना, एकदम ही छोटा छोटा चीज़ों को, मतलब जैसे देख के समझ जाना, डिटेल्स को ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, सो ये आ जाता है ऑब्जर्वेशन स्किल के अंदर। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल, कोर्ट में क्लियरली बोलना। ठीक है, या फिर जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट है, अगर वो होते तो करके बोलेगा तो क्या ही मतलब यार, कम्युनिकेशन ही उससे अच्छा नहीं हो रहा तो क्या मतलब। कोर्ट में क्लियरली चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, बोलना ही होता है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल एटीट्यूड। ठीक, मतलब चीज़ों को लेकर एकदम ऑब्जेक्टिव रहना, ये नहीं कि एकदम ही ज़्यादा तेवर या एटीट्यूड में पहुंच गया, मतलब ऑब्जेक्टिव रहना। ठीक, एटीट्यूड मेंटेन करके रहना। सो ये दिस आर द फोर इम्पोर्टेंट एंड क्या बोलेंगे, इम्पॉर्टेंट स्किल है जो एक मेडिकल एक्सपर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू आर ए मेडिकल एक्सपर्ट, सो दिस आर द 4 पॉइंट्स जो आपके अंदर देखने को होने चाहिए। क्लिनिकल स्किल होना चाहिए, अच्छा हिस्ट्री ले सकते हो, एग्जामिन अच्छा कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स को आप देख के समझ जाओ, और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कोर्ट में क्लियरली चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, बोलना, और चौथा है प्रोफेशनल एटीट्यूड, मतलब आपका एटीट्यूड अच्छा रहे। ठीक, नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये जितना भी पढ़े उसको भूल जाओ अब। ठीक, 15 जो अब हम देखने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, और इससे आपका बहुत सा चीज़ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आप देख के समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस, हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, और उन्होंने क्या क्या दिया था, जिसके बारे में बताया था उसको समझ लेते हैं। चरक संहिता, बहुत ही अच्छे से आप लोग सुने होंगे, बीएमएस वाले स्टूडेंट अभी भी इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, पढ़ते हैं। जिन्होंने बताया था ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन, मेडिकल ट्रेनिंग, पॉइजन एंड ट्रीटमेंट। ठीक, नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी हैं वो है मनुस्मृति, जिन्होंने बताया था लॉस एंड पनिशमेंट्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस, मेंटल इनकैपेसिटी। ठीक, जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं वो हैं कौटिल्यस अर्थशास्त्र, जिन्होंने बताया था मेडिकल नेग्लिजेंस और एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज। ठीक है, ये जो है ना, ये इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। कोड ऑफ हम्मुराबी, ये ओल्डेस्ट मेडिकल लीगल कोड है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, हिपोक्रेट्स, ये तो आपने नाम सुना ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। ये बहुत ही अच्छा है ना, आपने इस नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा, सुश्रुता। ये फादर ऑफ इंडियन सर्जरी हैं, जिन्होंने काम किया था, ये ना पूछता है वाइवा में, वर्क ऑन फ्रैक्चर्स, वुंड्स, पॉइजन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉल्स जिकेस। ठीक है, मैं इसको इसी नाम से प्रोनाउंस करता हूँ, आपके ऊपर है जिससे भी प्रोनाउंस करना चाहो, ये वाइवा में हमेशा पूछता है ना। ये फादर हैं, फादर ऑफ लीगल मेडिसिन और फादर ऑफ फॉरेंसिक साइकेट्री। ठीक है,
ये जो आप देख रहे हो फादर ऑफ लीगल मेडिसिन और फादर ऑफ फोरेंसिक साइकेट्री, इसके बारे में ना इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों को एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट किया था लोगों के सामने, ठीक है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है। इसका डिटेल अभी तो आगे समझने को मिलेगा, फिलहाल आप इतना समझ लो क्योंकि वाइवा में आता है। और फिला इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। सो ये जो हिस्ट्री वाला एरिया है ना यार, हिस्ट्री वाला जितना भी टॉपिक है 15 नंबर का हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, जितना भी मैंने बताया इसको पॉइंट वाइज नोट डाउन करते जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वाइवा और कभी कभी 2 या 5 नंबर वाले एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आप देख लेना। सो यार चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना या पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो बताना, मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा। सो बस यार आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब सेफ रहो, बिंदास रहो, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।